हेलो बच्चों, आज हम दैनिक जीवन में रसायन पाठ में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको साबुन के बारे में बताया था। साबुनीकरण किसे कहते हैं, फिर साबुनीकरण की रिएक्शन बताई थी, फिर आपको बताया था कि मृदु साबुन कौन से होते हैं, कठोर साबुन कौन से होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी साबुन किस तरह से बनाते हैं। तो मृदु साबुन कौन से होते हैं, पोटेशियम से बने होते हैं। जो कठोर साबुन होते हैं वो किससे बने होते हैं, सोडियम से। और जो पारदर्शी साबुन है उनको बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, ग्लिसरीन का। अब हम साबुन के बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे कि साबुन मृदु जल में कार्य करता है परंतु कठोर जल में नहीं करते हैं। जो साबुन होते हैं वो केवल मृदु जल में ही कार्य करते हैं, कठोर जल में नहीं करते। क्यों? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो साबुन होते हैं वो कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न आपको बताना पड़ता है। तो जो कठोर जो जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, आयन होते हैं, जो साबुन के अणु में से सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जो साबुन किससे मिलकर बना है, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं वो साबुन में से सोडियम को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी उसको क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन बनते हैं। अब अम्ल के साथ सीधे क्या मिल गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अतः अवशेपित हो जाते हैं। यानी साबुन दूर हटा हुआ दिखता है, छिछला छिछला सा इसको कहते हैं पानी के अंदर, और वो उसमें झाग नहीं बना पाता है, अतः सफाई की क्रिया नहीं हो पाती। तो साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं, इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, आयन होते हैं, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो साबुन में से सोडियम के अणुओं को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। जब सोडियम के अणु प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो उच्च वसीय अम्लों वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बनते हैं, आयन बनते हैं, जो जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, और इसीलिए सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके अपमार्जक। डिटर्जेंट, सर्फ जो आप यूज़ करते हो वो क्या है, अपमार्जक है। अब यह भी साबुन के जैसे ही होते हैं, पर ये कठोर और मृदु दोनों जल में कार्य करते हैं। जो सर्फ या अपमार्जक होते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं, वो कठोर और मृदु दोनों ही प्रकार के जल में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फोनेट, अपमार्जक किस किस से मिलकर बनते हैं, सोडियम एल्किल सल्फोनेट, ROSO3 Na+, ये इसका फॉर्मूला है, तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के बने होते हैं। किस किस के बने होते हैं, या तो सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। इसका फॉर्मूला है R का मतलब आपको बताया था कि बहुत लंबी श्रृंखला होती है कार्बन की, C12 से लेकर के C18 तक हो सकती है। तो RC2H5 ये बेंजीन का फॉर्मूला है, OSO3 Na+, ये किसका फॉर्मूला है, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। अपमार्जक में सोडियम आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होकर, अब क्या है कि ये भी सोडियम आयन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट बनता है। सोडियम तो प्रतिस्थापित हो जाता है, लेकिन क्या बनता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बनते हैं, सल्फोनेट बन जाते हैं, जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जो सल्फोनेट बनते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं और साबुन की तरह अवशेपित नहीं होते हैं। तो ये आपके साबुन और अपमार्जक है। नेक्स्ट है संश्लेषित अपमार्जक के द्वारा जल प्रदूषण की क्या रहती है समस्या। जो अपमार्जक होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं वो हमेशा जल प्रदूषण की समस्या को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीवाणु होते हैं वो इनका अपघटन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जीवाणु इनका अपघटन नहीं करते हैं और ये जल में बने रहते हैं और जल के प्रदूषण की समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो जो ये हमने टॉपिक पढ़ा है साबुन और अपमार्जक, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। पहला तो कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि साबुन जो होते हैं वो कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं, केवल मृदु जल में ही क्यों करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से निकलता है वो है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। अब आपको साबुन भी पढ़ा दिया, अपमार्जक भी, आप इसमें से अंतर आराम से निकाल सकते हैं। पहला अंतर क्या हो गया कि साबुन जो होते हैं वो केवल मृदु जल में ही कार्य करते हैं, कठोर जल में नहीं करते हैं।
जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो है कि जो साबुन होते हैं उनमें कोई भी साबुन जो होते हैं वो अवशेपित हो जाते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो अवशेपित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि साबुन से किसी भी प्रकार का जल प्रदूषण नहीं होता है, जबकि अपमार्जक से क्या होता है, जल का क्या होता है, प्रदूषण होता है। और ये जो साबुन जो होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन से क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये भी प्रतिस्थापित होते हैं लेकिन तुरंत क्या बनाते हैं, सल्फोनेट बना लेते हैं। इसीलिए ये मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में कार्य करते हैं। तो इस तरह से साबुन और अपमार्जक में क्या है, अंतर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके इस लेसन का, वो है मिसेल निर्माण एवं साबुन के शोधन की क्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें ज़्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि मिसेल फॉर्मेशन या मिसेल निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। मिसेल निर्माण है साबुन के शोधन की क्रिया का मतलब क्या है कि आपके कपड़ों पर साबुन या डिटर्जेंट जो आप लगाते हैं वो आपके कपड़ों की सफाई किस प्रकार से करते हैं, उसका इसके अंतर्गत हम वर्णन पढ़ेंगे। कि जब भी हम कपड़े पर साबुन रगड़ते हैं या सर्फ घोल करके उसमें कपड़े को रगड़ते हैं तो कपड़े किस तरह से साफ होते हैं, वो जो प्रक्रिया है वो है मिसेल निर्माण या साबुन के शोधन की क्रिया। साबुन और अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया की जाती है। अब ये मिसेल क्या होता है, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, जो इस तरह का जो ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। ये किस तरह से बनता है, सर्वप्रथम सोडियम स्टीरेट जैसे साबुन के अणुओं का जल में क्या होता है, आयनन। आयनन का मतलब कि जानते हो आप, अपने आयन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आयनों में टूट जाना उसको हम कहते हैं जल में आयनन होना। अब आपको ये साबुन का जो फॉर्मूला है C17H35COONA। अब जब ये काय में टूट जाता है C70H35CO- और Na+ में, या आप इसको RCOONA भी लिख सकते हो। यदि आपको C17H35 याद नहीं रहे तो आप इसको R से भी लिख सकते हो, RCONA। ये काय में हो जाएगा RCO- Na+ में। अब ये किस तरह से क्रिया करता है आप इसको बहुत अच्छी तरह समझना। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पूरा इसका किस तरह से साबुन जो होता है वो कपड़ों पर किस तरह से धुलाई करता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कपड़े पर साबुन लगाते तो आप उस साबुन को इस तरह से रगड़ते हैं कि नहीं, या फिर जब भी हम मशीन के अंदर कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट या अपमार्जक डालते हैं तो मशीन भी बार बार क्या करती है, घूमती है। घूमने के बाद ही जो होते हैं कपड़े वो होते हैं साफ़ होते हैं। यदि आप इसी तरह से सरफ में कपड़े को भिगो कर रख दो, उसको रगड़ो नहीं या मशीन में उसको घुमाओ नहीं, तब तक कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। तो इसको समझिए आप कि जो ये मिसेल बनता है तो साबुन जो होते हैं उसके दो भाग होते हैं। जो साबुन आप रगड़ रहे हो उसके कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक तो आपको ये जिगजैग जैसी डिजाइन दिख रही है, ये है हाइड्रोकार्बन भाग। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोकार्बन भाग कौन सा हो गया इसमें, C17H35 वाला जो भाग है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन, या इसको हम जल विरोधी भाग भी कहते हैं। और दूसरा जो गोले जैसे आपको बन रहे हैं ये कौन से कहलाते हैं, ध्रुवीय भाग। तो ध्रुवीय भाग किससे मिलकर बना है, COO- Na+। ध्रुवीय भाग आयनित भाग जिसके अंदर आयन क्या हो, मौजूद हो, दोनों तरह के आयन, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो आपको इस तरह से गोले गोले नजर आ रहे हैं वो कौन सा भाग कहला रहा है, ध्रुवीय भाग, और इसको हम जल स्नेही भाग भी कहते हैं। अब साबुन किस तरह से कार्य करता है कि जो भी गंदगी या कपड़े के ऊपर जो गंदगी है, तेल की बूंद है या कोई चिकनाई है, जब उस पर आप साबुन रगड़ते हो तो साबुन कितने भागों में विभाजित होता है, दो भागों में। अंदर की तरफ जो आपको जिगजैग चैन वाला दिख रहा है ये कौन सा दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन भाग, जो क्या होता है, जल विरोधी भाग, जिसको हम हाइड्रोकार्बन पूंछ भी या टेल भी कहते हैं। जल विरोधी का मतलब है ये जल से क्या करता है, नफरत करता है, या जल से क्या करता है, दूर भागता है। लेकिन जो ये
ध्रुवीय जो भाग है, जो आपको गोले नजर आ रहे हैं, ये कौन सा भाग है? आयनित भाग है। इसके अंदर आयन मौजूद है, नेगेटिव और पॉजिटिव। वो क्या होता है? जल स्नेही भाग होता है, यानी जल से स्नेह करने वाला भाग होता है। तो जो ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, जो गंदगी होती है वो जल में तो क्या होती है? अघुलनशील होती है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन जो भाग है उसमें क्या होती है? घुलनशील होती है। कभी भी आपके कपड़े पर कोई चिकनाई है, आप उस पर पानी डाल करके खूब रगड़िए, कभी भी आपका जो चिकनाई है वो कपड़े पर से साफ नहीं होगी, क्योंकि जो भी चिकनाई है वो जल के जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है C17H35 वाला, उसमें क्या होगा? अघुलनशील होगा। अब आप जब कपड़ा चिकनाई के ऊपर साबुन रगड़ते हो, तो जो ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है जिसको हमने पूंछ कहा है, और ध्रुवीय भाग क्या होता है? बाहर की तरफ होता है, और हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहाँ होता है? अंदर की तरफ। तो जब आप कपड़े को रगड़ते हो तो ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग किसको आकर्षित करता है? गंदगी को। जो चिकनाई है, गंदगी, उसको तो कौन खींचेगा? हाइड्रोकार्बन वाला भाग। और खींच करके कहाँ पर लेकर आएगा? ध्रुवीय भाग में। ध्रुवीय भाग कौन सा है? CO-Na+ वाला भाग। अब इस ध्रुवीय भाग जल में भी क्या होते हैं? आयन होते हैं। आपको पता है जल का फॉर्मूला क्या है? H2O, और उसमें कौन से आयन होते हैं? H+ और OH- आयन। तो इस ध्रुवीय भाग को कौन आकर्षित करेगा? जल आकर्षित करेगा। अब गंदगी को तो आकर्षित किया हाइड्रोकार्बन भाग ने, जो जल विरोधी भाग है, और जो ध्रुवीय भाग है जो जल से क्या करेगा? स्नेह करेगा। तो ये खिंचकर कहाँ पर आएगा? ध्रुवीय भाग में आएगी गंदगी, और ध्रुवीय भाग को कौन आकर्षित करेगा? जल आकर्षित करेगा। और इस तरह से संपूर्ण जो गंदगी है वो किसके अंदर चली जाती है? जल में चली जाती है। आप साबुन को ऐसे ऐसे नहीं करते हो, फिर यूँ इस तरह से रगड़ते हो, तो वो क्या करता है? इस तरह से रगड़ने से जो गंदगी है वो क्या होती है? खिंच करके कहाँ आती है? ध्रुवीय वाले भाग पर। और फिर ध्रुवीय वाले भाग पर आप पानी डालते हो उसमें, तो ध्रुवीय वाले भाग को कौन आकर्षित करता है? जल आकर्षित करता है। और जो भी गंदगी है वो किसके अंदर चली जाती है? पानी के अंदर चली जाती है। जब आप कपड़े को पानी में डालकर ऊपर उठाते हो तो जितनी भी गंदगी है वो क्या चल जाती है? पानी में। तो इस तरह की जो संरचना बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। और इसी तरह से अब ऐसे नहीं है कि एक पूरे कपड़े पर एक ही मिसेल बनता है। जैसे ये कोई कपड़ा है, आप इसको धोने के लिए इस पर साबुन रगड़ रहे हो, तो इसमें बहुत सारे मिसेल बनते हैं। इस तरह से बहुत सारे मिसेल बन जाते हैं, और ये मिसेल बनने के बाद में ये मिसेल, बहुत सारे मिसेल जो होते हैं वो कपड़े की गंदगी को क्या करते हैं? साफ करते हैं। तो आप इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि कितने भाग बनते हैं? भाग होते हैं जल के 2, जल विरोधी और जल स्नेही। जो जल विरोधी भाग है वो किससे स्नेह करता है? गंदगी से। समझ में आया? और जो ध्रुवीय भाग है वो किससे स्नेह करता है? जल से। तो जब ये इससे स्नेह कर रहा है तो स्नेह करेगा तो अपने पास लेकर आएगा इसको, तो स्नेह करके ये तो गंदगी को क्या कर रहा है? अपने पास ला रहा है। अपने पास ला करके कहाँ तक आ जाएगी गंदगी? ध्रुवीय भाग में। और ध्रुवीय भाग किससे स्नेह कर रहा है? जल से। तो जल इसको खींच करके अपने पास ले आएगा। इस तरह से जो संपूर्ण गंदगी होती है वो जल के अंदर चली जाती है, और हमारे जो कपड़े हैं वो साफ हो जाते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है पूरा। अधिकांश गंदगी तेल की बूंद, चिकनाई आदि जल में अघुलनशील परंतु हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होते हैं। साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों तरफ साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं। जो ये संरचना बन रही है ना, इसको हम क्या कह रहे हैं? मिसेल। इसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को आकर्षित करता है। अभी मैंने आपको समझाया, ये जल विरोधी भाग है वो किसको आकर्षित कर रहा है? चिकनाई को। और जल स्नेही ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ निकला रहता है। इस प्रकार चिकनाई के चारों ओर घेरे कर मिसेल बन जाता है। बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरे जल से आकर्षित होते हैं। अब ये किससे आकर्षित होंगे? जल से। और संपूर्ण चिकनाई जल में खिंच के चली जाती है। इस तरह से कपड़ों की धुलाई होती है। और इसी के साथ में आपका जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, पूरा हो गया है। अब इस चैप्टर के पीछे बुक में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में करना है। और 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए कि पहला कि जो साबुन होता है वो कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है बताइए, और दूसरा साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। इस तरह से चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।